समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने आपसे एक बार फिर हाजिर हैं हमारे ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में। शेखर, सवालों से शुरुआत किया जाए। हाँ बिल्कुल किया जाए। और उसके पहले मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि आज अपूर्वा का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आपको, बधाई जन्मदिन की। थैंक यू सो मच शेखर। चलो शेखर, फिर सवालों से शुरुआत करते हैं। उसके बाद पार्टी करोगी जी। हाँ। फटाफट फिर आज का एपिसोड हाँ। करते हैं। पहला सवाल संकल्प का आ रहा है शेखर। मैं तो उसके बाद फिर नेशनल इंटरेस्ट लिखने में फंस जाऊंगा। जी जी शेखर, पहला सवाल संकल्प का आ रहा है। बोल रहे क्या यूनुस जानबूझकर भारत को भड़का रहे हैं? शी ने ओली या राजपक्षास को नहीं बचाया जो इसी तरह की राह पर थे, हालांकि इस हद तक नहीं। वास्तव में ओली अपने घुटनों पर वापस लौटे, जबकि श्रीलंका का सबसे शक्तिशाली परिवार आज बर्बाद हो चुका है। बहुत ही ट्रम्पियन स्टाइल में भारत बांग्लादेश को साफ्ता से बाहर कर सकता है और यूनुस के पैरों के नीचे की जमीन उड़ा सकता है। देश को क्रिटिकल रॉ मटेरियल से वंचित करना एक और विकल्प है। व्हाइट हाउस से अमेरिका स्थित समर्थकों के बाहर होने और ट्रंप द्वारा 37% टैरिफ लगाए जाने के साथ यूनुस कब तक पासिंग द बक जारी रख सकते हैं, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की रोजाना की रिपोर्ट और चुनाव कराने के लिए इस्लामिस्ट के दबाव के साथ? देखिए, यूनुस ने जो बोला उसमें दो बातें हैं। एक तो वो अपनी गैलरी जो उनकी है, जैसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, तो उनकी गैलरी क्या है ये सोचने की बात है जी। तो एक तरफ तो उनकी गैलरी जो एंटी इंडिया स्टेट, जो वहाँ पे बांग्लादेश में सेंटिमेंट है नौजवानों में, खास करके उन लोगों में, उस पीढ़ी में जिसको 71 की कोई याद नहीं है जी। बाद में पैदा हुए, क्योंकि काफ़ी यंग सोसाइटी है वो भी। एक तो उनका, दूसरा इस्लामिस्ट कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ दिखाना है कि मैं भारत के सामने खड़ा हूँ, और तीसरा उनको शी जिनपिंग को भी कोशिश करनी इम्प्रेस करने की। लेकिन इसके साथ साथ वो एक तरह के सोशल वर्कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बैंक शुरू किया तो एंटरप्रेन्योर भी है, उद्यमी भी हैं, बैंक बहुत सक्सेसफुल भी है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है और डिप्लोमेट नहीं है। तो कुछ चीज़ों की जो एक पॉलिटिशियन को या डिप्लोमेट को जो एक अकल होती है, समझ होती है, पॉलिटिशियन चाहे अनपढ़ भी हो उसको भी पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अगर पॉलिटिशियन को कहना भी होता तो वो 7 सिस्टर्स बोलता, लेकिन कभी गलती से कंट्री नहीं बोलता। वो पहले कंट्री बोल गए, उसके बाद रीजन बोला। ऐसी बातों में जब आप ऐसे पद पे होते हो तो एक शब्द का भी बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, अगर वो कहना, मुझे नहीं लगता कि वो ये कह रहे थे चीन से कि तुम पीछे आ जाओ और हम इंडिया को घेर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे वो हिंट भी देंगे कि चीन वहाँ से बे ऑफ बंगाल में आके, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के सिर पे जाके वहाँ बैठ जाए चिटागोंग में, तो अमेरिकन उस तो एकदम पागल हो जाएंगे उस बात से, क्योंकि वो तो फिर एक और ही दुनिया का बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि उनको इतनी बात का इम्कान था। अब कोई मेरी उनसे बात नहीं हुई है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वही समय है जब कुछ घंटे पहले ही मोदी जी यूनुस से मिल के चुके हैं। वहाँ तो बड़ी मुस्कुराहट है दोनों की, ठीक ठाक है, जैसे कि दो हेड्स ऑफ स्टेट। हालांकि यूनुस फॉर्मली हेड ऑफ स्टेट नहीं है, लेकिन उनका दर्जा भी हेड ऑफ स्टेट का है। जैसे वो मिलते हैं वैसे मिले हैं। वो भी अपना सॉवरेन कंट्री है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा भी सॉवरेन कंट्री है ही। तो वो दोनों बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक तरह से, कई बार जब आपके पास से इतनी पावर मिल जाए और आपको उसका कोई तजुर्बा ना हो, और साथ साथ आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी नहीं हो कि यार पावर मिली है, ज़रा सोच लूँ, मैंने सोचा तो था नहीं कि मुझे मिलेगी, लेकिन अब मिल गई है तो मैं किसी से ब्रीफ ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या कहना है। ये सेमिनार नहीं है। वो जैसे उन्होंने बोला है वो ऐसे बोला है जैसे कोई सेमिनार में अपनी आइडिया दे रहे हो।
अब मुझे पता है, अगर उनसे मोदी जी ने पूछा होगा कि यूनुस भाई आपने क्या बोला, तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि वो लैंडलॉक्ड हैं भारत के स्टेट्स, और उनके पास बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता आगे जाके तो बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, उसके ऊपर हम हैं। तो अगर चीन भी वहाँ पे आ जाए तो वहाँ से इंडियन स्टेट्स को भी रास्ता मिल सकता है और वो बहुत कमर्शियली डेवलप हो सकता है। तो जैसे एक बंदरगाह होती है, उसके एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चाहिए, तो शायद सिर्फ बांग्लादेश से ना हो, या जहाँ पे जो आप इंडस्ट्री लगाएं उसकी शायद वहाँ पे ना हो, लेकिन वहाँ से वो भारत में भी आपका सामान जा सकता है, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और वहाँ से भी समुद्र के रास्ते कहीं भी जा सकता है। तो ये एक तरह का, मैं उनको सेकंड गेस करके बोल रहा हूँ कि शायद उन्होंने मोदी जी को ये कहा होगा, पर ये कहने के बावजूद जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, हमने भी जो 50 वर्ड एडिट लिखा था, प्लीज़ देखिए उसको, आप आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा भी, हमने बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें भाषा यूज़ की थी। हमने कहा था ऐसे लगता है कि ये सस्पिशन, इससे ये शक पैदा करता है कि कहीं ये सेनिलिटी तो नहीं हो रही, कि इतना गलती आप कैसे कर सकते हैं इतने सेंसिटिव मामले में। तो उनके ऊपर दबाव बहुत है, और सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर अब आर्मी चीफ से आया। आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल के अंत तक आप इलेक्शन करवा लीजिए, रोज़ रोज़ का जो अनसर्टेनिटी है इससे देश का नुकसान हो रहा है। उसके पहले यूनुस खुद इंटरव्यू दे के आए थे अल जज़ीरा को, जहाँ पे उन्होंने कहा था ये टाइम लगेगा, भी कमेटियाँ बनाई हैं, नया संविधान बनाने के लिए सारे रिफॉर्म होंगे, तो कुछ टाइम लगेगा, एट द आउटसाइड 4 years, 4 साल। तो 4 साल का मतलब 85 साल के अब हो गए, 89 साल के, ये तो बिशप मुगाबे स्टाइल रूल हो जाएगा। तो अभी उनके पास आर्मी से भी प्रेशर है, और अभी जो अमेरिका ने उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई है बहुत हाई है, क्योंकि बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट तो यही है जो गारमेंट्स हैं, और क्योंकि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टेटस में आते हैं, इसलिए सब कंट्रीज़ में, यूरोप में ख़ास करके, ये बिल्कुल ज़ीरो ड्यूटी पर ये एक्सपोर्ट होता है। तो उनके लिए अगर ये एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, उनके यहाँ पहले ही फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, IMF के पास गए हैं, और इससे एक्सपोर्ट कम होने से फॉरेन एक्सचेंज में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हालांकि मुझे लगता है कि जैसे समय जाएगा, अभी तो 9 तारीख से आने हैं, ट्रंप इसको आगे पीछे करते जाएंगे। वो तो सुबह उठते हैं, रोज़ उनके एक हेडलाइन चाहिए। भारत का कल 27% था, 26% हो गया अपने आप ही। तो ये तमाशा चलता रहेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उनके पास अमेरिका के साथ कोई ऐसी लिवरेज भी नहीं है, और चाइना भी कितना कुछ करेगा इस रीजन में, क्योंकि चाइना के लिए भी अब जैसे उनकी इक्वेशन अमेरिका से बदली है, आज चाइना ने भी 34% अमेरिका के ऊपर टैरिफ और लगा दी है। तो हो सकता है उनका भी बाद में समझौता हो जाए, हो जाएगा ही जहाँ तक है, लेकिन चाइना भी इस समय कुछ फूंक के कदम रखेगा। वो बांग्लादेश के बिहाफ पे इस समय यहाँ पे सिचुएशन ख़राब नहीं करेगा। और जहाँ तक ओली की बात है, ओली तो वहाँ पे हैं, कोई, ये मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि घुटने टेक के कोई आया, जो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन सिर्फ ये था कि अगर चीन की मदद से वो कुछ बॉर्डर पे कुछ कर दें, तो ऐसी चीज़ की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इन सब देशों की अपनी राजनीति भी है। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में इस समय लोकतंत्र नहीं है, लेकिन चुनाव होते रहे हैं, और फिर चुनाव होके ही कोई सरकार बनेगी। श्रीलंका में, नेपाल में, इन सब देशों में चुनाव होते हैं। नेपाल में ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जब से वहाँ पे मोनार्की गई है, महाराजा गए हैं वहाँ के, तब से मेरे ख्याल 17 साल में 16-17 प्राइम मिनिस्टरशिप्स हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप्स हो गई हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप्स इसलिए कह रहा हूँ कि ओली 3-4 बार हो जाएं, या प्रचंड 2-3 बार हो जाएं, ऐसे वहाँ पे म्यूजिकल चेयर्स चलता रहता है। तो इस सारी सिचुएशन में ये सोचना कि भारत का वहाँ पे कोई लीवरेज नहीं होगी, ये बिल्कुल, अगर कोई सोचता है तो ये बेवकूफ़ी की बात है। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद यूनुस में अकल नहीं है, वो अक्लमंद इंसान है, लेकिन कई बार वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जिसको जो लगता है कि ही इज़ गेटिंग कैरीड अवे, जैसे कि उन्होंने शेख हसीना के बारे में कहा कि उसको हमारे को सौंप दो टाइप, जिस तरह के स्टेटमेंट इशू किए बांग्लादेश ने, वो अनकॉल्ड फॉर थे।
शेखर, अगला सवाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तनुश्री सेन पूछ रही हैं कि मोहम्मद यूनिस का ये बयान कि बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक या ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन है और वे चीन से और अधिक प्रभाव की मांग कर रहे हैं, क्या ये बांग्लादेश को भी खतरे में डाल रहे हैं? उनके दूसरा सवाल है कि आपको लगता है कि बिम्स्टेक समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूनिस के साथ इस बारे में कोई अनौपचारिक बातचीत करेंगे? मेरे ख्याल में ये सवाल उन्होंने इसके पहले भेजा था। बिल्कुल, सवाल पहले था और ये बातचीत हुई है हम्म। और कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी की है। उन्होंने उनके साथ में जो माइनॉरिटीज का इशू है वहाँ पे अल्पसंख्यकों का, उनके ऊपर भी बात की है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश भारत का एक अच्छा मित्र रहा है। अब भारत ये नहीं चाहता कि भारत के पश्चिम में तो पाकिस्तान है ही, जी। भारत के पूर्व में भी पाकिस्तान हो जाए। तो ये बहुत फूंक के कदम रखने की बात है कि जो भारत का जो ईस्ट है, पूर्व है, इस समय वो थोड़ा अनस्टेबल है। बहुत 2 दशकों से वो बिल्कुल स्टेबल था, लेकिन अभी वहाँ पे बांग्लादेश अनस्टेबल है, नेपाल अनस्टेबल है। वहाँ चौथे दिन प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। उन्होंने हमारी ज़मीन के ऊपर दावा डाल दिया, अपने नक्शे में उसको डाल दिया, जी। तो वो एक परमानेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ऐसे श्रीलंका में भी कभी कुछ होता है, कभी नहीं होता है। अभी वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे चुनाव होके सरकार आई है, लेकिन वो माओइस्ट मार्क्सिस्ट लीडर है जो वहाँ पे आया है। तो ये 2 देश हमारे पूर्व में अब मार्क्सिस्ट या माओइस्ट नेताओं के नीचे हैं, एक नेपाल और एक ये श्रीलंका। जी। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ चीन का इवन आइडियोलॉजिकली थोड़ा असर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में भारत को अपने पूर्व की तरफ भी देखना पड़ेगा, सिर्फ पश्चिम की तरफ देखने से नहीं होगा। अब भारत की स्थिति है, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और पूर्व जो अब तक काम था वहाँ भी नई चुनौतियाँ पैदा हो गई। लेकिन वो इतिहास है, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते हैं। जी। शेखर, अगला सवाल आदित्य का लूंगी। वक्फ पे सवाल है, बोल रहे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आपके क्या विचार है? पिछली सरकारें ये संशोधन क्यों नहीं ला पाई और मोदी सरकार अब ये संशोधन क्यों लाई है, जबकि संसद में उनका बहुमत कम है और टीडीपी और जेडीयू जैसे उनके सहयोगी दलों के पास अपने अपने राज्यों में अच्छा मुस्लिम वोट बैंक है? पिछली एनडीए सरकार में ये संशोधन क्यों नहीं लाया गया? देखिए, पिछली सरकार में क्यों नहीं लाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चीज़ें और हो रही थी। क्योंकि पिछली सरकार में उनको मंदिर बनाना था, तो मंदिर बनते बनते जनवरी 2024 हो गया। उसके बाद तो इलेक्शन आ ही रहा था, तो उसमें करना संभव नहीं था। तो उनकी जो प्रायोरिटी थी उसमें पहले ट्रिपल तलाक ख़त्म किया, कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म किया, फिर मंदिर बनाया जी, फिर कुछ यूनिवर्सल सिविल कोड की तरफ कुछ मूवमेंट्स किए, जैसे ट्रिपल तलाक ख़त्म करके। तो उसके बाद ये अगली सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ में था, ऐसा मुझे लगता है, जिसको कि अब किया गया। और हालांकि उनके पास नंबर्स कम हैं, लेकिन ये साफ था कि किसी भी हालत में जो उनके साथी हैं, जेडीयू हो, टीडीपी हो, उनके साथ दगा नहीं करेंगे। और फिर वही हुआ, क्योंकि आप थोड़ा कंसेशन देके उनको जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो फिर जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो सलाहें मानी गई, जो सुझाव माने गए, वो इन्हीं पार्टियों के हैं। जो उनके पार्टियों के एमपीज़ ने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि सर्वे करना है तो वो डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर ना करे, वो उससे कोई ऊंचे लेवल का ऑफिसर करे। तो ऐसी बातें 2-4 मान ली गई हैं। उससे उनको भी एक मौका मिल गया कहने का, हमारी बातें मानी गई, इसलिए हम इसके फेवर में वोट दे रहे हैं। तो एक ठीक है, उनको ये टेंशन होगी। 1-2 मुस्लिम नेता इन पार्टियों के, कोई बड़े वरिष्ठ नेता नहीं है, पर 1-2 नया छोड़ा भी है प्रोटेस्ट में। पर ये सबकी कैलकुलेशन है कि जब इलेक्शन होगा तो ये बात कुछ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जिसने एक बार बीजेपी से हाथ मिला लिया, चाहे वो टीडीपी हो, उसको ये पता है कि अब जहाँ तक है मुसलमान वोट मुझे नहीं मिलेगा। तो यही कल देवेगौड़ा ने बोला, एच टी देवेगौड़ा ने, उसने, वो तो सेक्युलरिज्म के नाम से प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ बीजेपी को बाहर रखने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया था ना, जो थर्ड फ्रंट की सरकार थी। तो उन्होंने कल बोला कि मैं किसी इज़म में विश्वास नहीं करता हूँ, सेक्युलरिज्म में भी नहीं। तो ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, इनका कोई ख़ास इज़म है नहीं। एक इनका फैमिली इज़म है, एक इनका एथनिसिज्म है, एक इनका लिंग्विस्टिसिज्म है। तो ये लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, या अपनी स्टेट की एथनिसिटी की पॉलिटिक्स, या फिर अपनी परिवार की पॉलिटिक्स। तो उनको इतना ज़्यादा इन बड़े इश्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो ये बात अब बिल्कुल साफ है कि जो पार्टी एनडीए ज्वाइन करती है बीजेपी के साथ, ये जेडीयू को भी, हालांकि उन्होंने भी क्लेम किया कि एक दो अमेंडमेंट्स हमारे कहने से भी हो गए, लेकिन सबको पता है कि जहां तक है मुसलमान वोट उनको नहीं मिलेगा। बीजेपी कोशिश भी कर रही है कुछ पसमानदा के नाम से या किसी के नाम से, लेकिन अभी भी मुसलमान वोट ज़्यादातर बीजेपी को हराने के लिए ही दिया जाता है। तो इन पार्टीज़ ने सत्ता के लिए अपनी इस बात के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन वो कॉस्मेटिकली ये चाहते हैं कि बहुत बुरा ना लगे कि हम इस पार्टनरशिप में हैं। तो ये दिखा दिया कि हमने एक अमेंडमेंट करी, हमारी अमेंडमेंट मानी गई, जो जितनी अपोजिशन की अमेंडमेंट थी वो सारी रिजेक्ट हो गई, तो हमारा बहुत वेट है, हमने माइनॉरिटी के लिए काम किया। शेखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल लूंगी। विपिन गुप्ता बोल रहे हैं, मेरा सवाल है क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल से बीजेपी ये प्रूव करना चाहती है कि 2024 के सेटबैक से उनका कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा चेंज नहीं हुआ है और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है? राहुल गांधी का लोकसभा में वक्फ बिल के अगेंस्ट में कोई स्पीच ना देना क्या बताता है? क्या इससे बीजेपी को यूसीसी के लिए पुश मिलेगा? देखिए, ये चीज़ें अलग अलग हैं। जो यूसीसी है वो बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि यूसीसी में हर धर्म की पर्सनल लॉ होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको फिर हर धर्म का बदलेंगे क्या? आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ख़त्म करेंगे क्या, या फिर मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली अलाउ करेंगे क्या? तो जो हर धर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रहेंगे, लेकिन कुछ अलग अलग, जैसे कि अब यूसीसी में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की होती है, जो मेजॉरिटी को है, वो ये है कि लीगली मुसलमान 4 शादियां कर सकता है। अगर आप हमारे यहाँ डेटा देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का देखें या पुरानी सेंसस का भी देखें, तो ज़्यादा जो पोलीगेमी है वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं में भी है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो प्रॉस्परस ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो कितने हमारे राजनेता हैं, जाने माने राजनेता हैं, मैं सबकी बात नाम नहीं लेना चाहता, जिनके कई शादियां भी साथ साथ रहीं और उनसे बच्चे भी हैं और वो राजनीति में भी एक साथ हैं। कई बार आपस में उनकी टेंशन भी हो जाती है। तो ये सब बातें चलती रहती हैं। यूसीसी का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को हर साल में, मैं कहूँगा, एक बार ये दिखाना होता है कि वो हिंदुत्व एजेंडे पे कुछ नई बड़ी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल कोई ना कोई चुनाव तो होते ही हैं और इस तरीके से वो जो आपकी कढ़ाई है वो उबलती रहती है, जिसको कहते हैं कीपिंग द कॉल्ड्रन बॉइलिंग, वो होता है। तो ये उसी का पार्ट था और इसमें कुछ चीज़ें जेन्युइन भी थी, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स 2013 की हुई वक्फ एक्ट में, वो जल्दी में हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की और अपोजिशन की बात भी है। मनोज झा की आप बात सुनिए, जो कि आरजेडी के हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब ये पास हुआ तब तो आप सब लोग, वैसी ने ये बात बड़ी साफ साफ कही कि जब ये 1995 की लॉ बनी और जब 2013 की अमेंडमेंट्स हुई तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे बीजेपी के, अडवाणी जी बैठे थे, सुषमा स्वराज बैठी थी, अरुण जेटली बैठे थे, राजनाथ सिंह बैठे थे, तब तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं की। वो दोनों तो यूनैनिमसली पास हुए। तो हो सकता है कि किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अब इंडिया की पॉलिटिक्स बदल गई है और ये हिंदुत्व जो मोदी सरकार कर रही है और ये जो बीजेपी कर रही है, ये हिंदुत्व एक और अलग तरीके का है। अगर आप हिंदुत्व के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे ये जो हिंदुत्व है वो ज़्यादा खालिस है, वो ज़्यादा शुद्ध है पहले से। जी शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का लूंगी। बोल रहे, ऐसा लगता है कि रूस ने अमेरिका की बात सुनना छोड़ दिया है। क्या रूस के प्रति ट्रंप की नीति विफल हो गई है? रूस क्यों चाहेगा कि अमेरिका के साथ ये कोलैबोरेशन खत्म हो जाए, जबकि अमेरिका रूस को मेन स्ट्रीम जियोपॉलिटिक्स में वापस ला सकता है? पुतिन का यहाँ एंड गेम क्या है? देखिए, पहली बात तो इन देशों में कुछ ख़त्म नहीं होता है। ये T20 मैच है। T20 मैच में हर बॉल के बाद आस्किंग रेट बदलता है और ऑड्स भी बदलते हैं। तो ये वही चल रहा है, क्योंकि ट्रंप की वजह से ट्रंप को चाहिए रोज के एक हेडलाइन नहीं होती तो किसी पत्रकार को फोन कर देते हैं। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने NBC की एक पत्रकार को सुबह फोन ही कर दिया और लंबी बात कर ली कई बातों के ऊपर। आपको राष्ट्रपति फोन कर रहा है अमेरिका का, और वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके लिए क्रिटिकल है। आपका साथी नहीं है वो, फॉक्स नहीं है, ये ब्राइट बार्ट या फॉक्स नहीं है। और उसको ये भी कह दिया कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तीसरी टर्म हो। वैसे तो वो मेरी चौथी टर्म होगी, क्योंकि दूसरी तो मेरे से चोरी करी गई, तो आप तीसरी कैसे करेंगे? हाँ, वो देखने की बात है। वो वही हेडलाइन बन गई उस दिन कि ट्रंप तीसरे टर्म की कोशिश करेंगे, जो अमेरिका में संभव नहीं होता है। तो ये हेडलाइन हंटिंग में उनकी तरफ से रोज नए सिग्नल आते हैं। तो एक तरफ तो ये सिग्नल आया
कि अब ज़ेलेंस्की छोड़ दो और जो पुतिन मांगता है उसे दे दो, क्योंकि पुतिन के साथ, रशिया के साथ अमेरिका ने यूएन में भी वोट किया, जी यूरोप के अगेंस्ट वोट किया। तो एक तरफ तो ये सिग्नल, फिर ये भी सिग्नल कि हम उसको अबैंडन नहीं करेंगे, उसको आर्म्स एड अभी जारी रहेगी, सारी एड जारी रहेगी, इतने हम उससे उसके रेयर मेटल्स की बात कर रहे हैं, रेयर मिनरल्स की, फिर वो रुक गया। लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक पुतिन ने तो नहीं कहा था कि मैं सीज़ फायर को करने को तैयार हूँ, और पुतिन ने ये भी नहीं कहा था कि जैसे स्टैंड स्टिल हो जाए उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि जैसे कि यूक्रेन डरेगा कि अगर सीज़ फायर मिला तो पुतिन को मौका मिल जाएगा अपनी फौजी तैयारी फिर करके वो फिर से अटैक करे। जी पुतिन को पता है कि इतने में ज़ेलेंस्की भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जब अटैक किया था पुतिन ने तब तो उसके पास कोई सामग्री थी नहीं, अब उसके पास है करीब 100 के करीब उसके पास F-16 हो गए, जी और यूरोप के देश ही अपने F-16 उसको ट्रांसफ़र करे जाएं, क्योंकि उसके पायलट्स अब काफ़ी ट्रेन हुए जा रहे हैं। तो वो 150 पौने 200 अगर उसके पास F-16 हो गए तो फिर वो, और तब तक और मिसाइल भी आ गए, और मिसाइल यूक्रेन ने अपने बनाने शुरू कर दिए। यूक्रेन बड़े ज़बरदस्त ड्रोन्स बनाता है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग पावर है, ये लोग समझते नहीं हैं। जी अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत के पास जो नए फ्रिगेट बने हैं जो व्लादिवोस्टोक से बन के आए हैं, ये INS तुशील अभी आया है, उसके पहले ये 4 हैं, 2 अब गोवा में बनेंगे, लेकिन हैं वो रशियन फ्रिगेट्स हैं, रशियन शिप्स हैं, रशियन डिज़ाइन के हैं। 2 वहाँ बने हैं, बन के आ गए, 2 यहाँ बनेंगे, लेकिन उसमें जो इंजन है वो यूक्रेन में बनता है। अब वो उसकी क्या कहानी है, क्योंकि पहले तो सोवियत यूनियन एक था, जी तो उसकी फैक्ट्री यूक्रेन में थी, अभी वही है, वो इंजन वहाँ बनते हैं। तो ये युद्धपोत भी जो भारत में अभी आया है बन के, इसका इंजन की डिलीवरी भारत ने यूक्रेन में ली, फिर उसको समुद्र से, इंजन तो बहुत बड़ा होता है शिप का, जी कई इंजन होते हैं, तो उनको लेके फिर सारी दुनिया घुमा के वो व्लादिवोस्टोक लेके गए, और वहाँ पे इंजन फिट हुए। और अभी भी जो इंजन आएंगे वो यूक्रेन से आएंगे, शिप रशियन ओरिजिन के होंगे, बनेंगे गोवा में, लेकिन उसके जो इंजन है वो यूक्रेन से आएंगे। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि यूक्रेन में एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पावर है। दुनिया में काफ़ी सॉफ्टवेयर भी अगर आप देखें तो वो यूक्रेनियन कंपनीज कर रही हैं। तो यूक्रेन का बहुत पढ़ा लिखा एक तबका है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है, जी और वो इस सब को भी स्केल अप कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा देश जिसके पास कभी कोई नेवी नहीं थी, 2014 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं थी। 2014 में जो थोड़ी बहुत उनके 1-2 जहाज़ थे, उनको भी रशियन लोग, उन्होंने जब क्राइमिया पे कब्जा किया, उनको बांध के ले गए थे अपने पास, कुछ नहीं बचा था। उसके बावजूद उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके या मिसाइल्स का इस्तेमाल करके जो रशिया का माइटी रशियन ब्लैक सी फ्लीट था, उसको ब्लैक सी से बाहर कर दिया कि आपका जो भी शिप आएगा उसको हम डुबो देंगे। पनडुब्बियाँ डुबोई, शिप डुबोए, उसका जो फ्लैग कैरियर था वहाँ पे मॉस्कवा, उसको डुबो दिया, उसमें बहुत लोग डूब के मर भी गए। तो यूक्रेन कोई ऐसा पुशओवर नहीं है। तो पुतिन को भी लगता है कि अगर ये बिना कोई मुझे कुछ सब्सटेंटिवली मिले और मैं युद्ध विराम कर दूं, तो ये क्या है, ये तो पश्चिमी देश हैं, फिर ठीक ठाक हो जाएंगे। और ट्रम्प कौन सा हमेशा के लिए है, 2 साल में तो ट्रम्प लेम डक वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि उसके बाद नहीं आना। अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम होता है, जो सेकंड टर्म होती है प्रेसिडेंट की, उस दूसरे साल तक लेम डक हो जाता है, और तब वहाँ मिड टर्म के इलेक्शन भी होंगे, तो क्या भरोसा उसकी मेजॉरिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो पुतिन को पता है कि जो ले सकते हैं अभी चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अभी आप कह दो कि जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। तो जो ज़ेलेंस्की के पास है वो उसके पास है, जो तुमने कब्जा किया तुम्हारा हो गया, ये एनेक्स हो गया, हम इसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। और क्राइमिया भी आपका हो गया, जो आपने 2014 में लिया था, जो दुनिया में किसी भी सीरियस देश ने उसको कबूल नहीं किया है। तो पुतिन को वो सारी लेजिटिमेसी चाहिए, क्योंकि देखिए पुतिन भी अपने देश में डिक्टेटर है जी। उसने इतनी बड़ी लड़ाई करी, लाखों लोग उसके मारे गए, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उसके लोग बाहर जा नहीं पाते, बाहर व्यापार नहीं कर पाते। इस सब के बाद अगर उसे कुछ भी ना मिले तो उसके लोग भी कहेंगे बिना बात इतने लोग क्यों मरवाए।
3 साल लड़ाई क्यों करी, तो जी। उसको भी दिखाना है कि मैं इतना कुछ अचीव करके आया, उसको विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए कुछ चाहिए जो अभी उसको नहीं मिला है, इसीलिए वो भी अभी अपना खेल खेल रहा है। शिखर, अगला सवाल योगेश सेठ का लूंगी। वो बोल रहे हैं अगर ट्रम्प की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी उसके सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपने टैरिफ कम करने के लिए मजबूत करती है तो क्या ये सभी के लिए एक अच्छा परिणाम नहीं है, और क्या ये ट्रम्प के लिए अपने मतदाताओं को घोषणा करने के लिए एक जीत नहीं है? क्या अधिकांश अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और निकट भविष्य में दुनिया उच्च टैरिफ में रह जाएगी? देखिए, 100 साल दुनिया ने नेगोशिएट करके टैरिफ्स दुनिया में कम किए। उसका मतलब यही हुआ कि जो चीज़ जहाँ पे पैदा होती है या जहाँ पे सस्ती बन सकती है वहाँ से बन के दूसरी जगह जाए। जी। इससे कंज्यूमर का फ़ायदा हुआ, दुनिया भर में नौकरियाँ हुई और दुनिया भर की इकॉनमीज़ की ग्रोथ हुई। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। ट्रम्प को ये तो कहना पड़ेगा उसके बारे में कि ट्रम्प शुरू से एंटी ग्लोबलाइजेशन है, 40 साल से। जी। सन 85 में उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स लिए थे फुल पेज के अमेरिकन पेपर्स में कि जापान हमको लूट रहा है, क्योंकि तब जापान की गाड़ियाँ वगैरह बहुत आती थी। तो वो एक प्रोटेक्शनिस्ट और एंटी ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन देखिए, अगर ये टैरिफ बढ़ते हैं, मान लीजिए सारी दुनिया को आदत पड़ जाए हाई टैरिफ्स की, जी। तो अमेरिका में क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में दाम तो बढ़ जाएंगे ना। ये कहना गलत है। अगर उन्होंने टैरिफ भारत से, मान लीजिए चाय जाती है अमेरिका में, आज उस पर 0 टैरिफ है, कल को आपने उसके ऊपर 27%, 26%, अब 26 हो गया, टैरिफ लगा दिया, तो वो इंडिया तो वो टैरिफ नहीं देगा। टैरिफ तो कस्टम्स ड्यूटी है। ये तो जो इम्पोर्टर है वो देगा, और जो दुकानदार है उसको दाम में ऐड करके फिर उसको बेचेगा। तो वो तो जो कंज्यूमर वहाँ पे खरीदेगा उसको वो देना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। जी। तो जो टैरिफ होते हैं वो टैरिफ नाम बहुत हो गया। भारत में तो हम कस्टम्स ड्यूटीज़ ही कहते हैं। जैसे कस्टम्स ड्यूटीज़ बढ़ती हैं वैसे उस चीज़ का दाम बढ़ता है। जी। तो जो डीलर होगा, रिटेलर होगा, वो थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है 5-7% वो एब्जॉर्ब कर ले कि नहीं तो मेरा बिकेगा नहीं। ट्रम्प सोचते हैं कि ऐसा करने से सब लोग आके यहाँ मैन्युफैक्चर शुरू कर देंगे। वो इतना आसान नहीं है। वियतनाम को देखिए, वियतनाम पे 46% टैरिफ लगाया, 46%। अब जिस दाम पे नाइकी शूज़ वियतनाम में बन सकते हैं कि $1 पर घंटा, $2 पर घंटा, उसमें तो अमेरिका में कोई काम नहीं करेगा। जी। वहाँ तो मिनिमम वेज ही मेरे ख्याल पता नहीं कितनी है भी, लेकिन 18-20 से कम तो होगी नहीं। तो उसमें कोई काम करेगा तो फिर आप कितने दाम में वो जूते बेचेंगे? और अगर उतने दाम में लोग खरीदने को तैयार हैं तो वो वियतनाम के बने हुए उसके ऊपर ड्यूटी लगा के, टैरिफ लगा के वही ले लेंगे, वो फिर भी सस्ते पड़ेंगे उनको। तो सिर्फ 30%, 46% करने से अमेरिका में बनाना जूते फिजिबल नहीं हो जाएगा। चाहे वो जूते हों, चाहे रेडीमेड कपड़े हों, चाहे वो होजियर हो, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हों, चाहे वो कारें भी हों। जी। और अगर कारें मान लीजिए बनेंगी भी, अमेरिका में मान लीजिए नाइकी के जूते बनने शुरू हो भी गए, तो लेबर इतनी महंगी है कि बहुत जल्दी वो रोबोट्स में मूव हो जाएंगे और रोबोट्स बनाने शुरू कर देंगे, तो नौकरियां तो फिर भी नहीं बनेगी। अब चाइना में देखें तो टॉम फ्रीडमैन ने बहुत अच्छे 2 आर्टिकल लिखे। वो चाइना गए थे, वहाँ से वापस आके लिखे, अगर मिल गए तो आपके साथ लिंक शेयर कर लेंगे। तो उन्होंने बोला चाइना में डार्क फैक्ट्रीज। अब डार्क फैक्ट्री का मतलब क्या है कि मैं फैक्ट्री में गया, वो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे, लेकिन काम चल रहा था। क्यों? क्योंकि रोबोट काम करते हैं, इंसान काम ही नहीं करते। और रोबोट को तो फ़र्क नहीं पड़ता रोशनी है कि नहीं है, क्योंकि रोबोट की तो आँखें नहीं है। रोबोट को प्रोग्राम किया, वो काम कर रहा है। तो उसने कहा जैसे मैं गया अंदर, लाइटें ऑन हो गई, इंसान आता है तो लाइटें ऑन हो जाती हैं, नहीं तो वो फैक्ट्री दिन रात काम कर रही है। अगर वहाँ कर रही है क्योंकि उनको भी लेबर के खर्चे बचाने हैं, तो अमेरिका में भी यही होगा। तो इससे सोचना कि अमेरिका में नौकरियाँ बढ़ जाएंगी, अमेरिका में दोबारा कारें बननी शुरू हो जाएंगी। जब ट्रंप ने अपने टैरिफ्स अनाउंस किए तो उन्होंने एक यूनियन लीडर को लेके आए थे और कई यूनियन वर्कर्स जो डेट्रॉइट में कारें बनती थी पहले, वो सारी बंद हो गई ज़्यादातर, क्योंकि कारें आनी शुरू हो गई जापान से, जर्मनी से। जर्मन कारें में चीन में बननी शुरू हो गई, जापान से, जर्मनी से, चीन से
कार आनी शुरू हो गई, डेट्रॉयट की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। तो जो एक तरह से अमेरिका की बड़ी ऑटोमोबाइल बेल्ट थी वो रस्ट बेल्ट बन गई, उसको जंग लग गया। जी। तो ये कहना कि मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ इसलिए आपकी कारें फिर से यहाँ बननी शुरू हो जाएंगी, आप सबको नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये दूर की बात है और ये नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ समय के लिए तो आप लोगों को, खास करके जो आपकी बेस होती है, उसको आप खुश कर सकते हैं। जी। क्योंकि जितना दुनिया के देश इसमें रोना धोना करेंगे उतना ट्रम्प को कहने का मौका मिलेगा, देखा ना मैंने करके दिखाया। लेकिन कुछ समय में मैं देखूंगा, मैं सोचता हूँ कि अगले 2-1 महीने में सेटल होगा तो काफ़ी टैरिफ कुछ और लेवल्स पे सेटल हो जाएंगे और ट्रम्प भी कुछ ऐसे कंसेशंस, जैसे भारत ही है। जी। अब भारत में बहुत नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट में लिखा है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपसे हमें कोई डेयरी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करना है तो आपकी जो गाय है या भैंस है उसने कोई ऐसा चारा ना खाया हो जिसमें किसी गाय या भैंस का बॉडी पार्ट या उसका मीट या उसका ब्लड कहीं इस्तेमाल हुआ हो। तो वो कह रहे हैं ये तो सर्टिफाई करना संभव ही नहीं है हमारे लिए। तो आपने एक बहाना ढूंढ लिया कि हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो इसको वो नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। अच्छा। ऐसे वो नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं कि भारत कहता है कि हम आप सर्टिफाई करिए कि नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। हमारे पास तो हम कैसी डिस्टिंक्शन करते ही, उन्होंने कहा, और साइंटिफिकली तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है कि जीएम फूड्स ख़राब होते हैं। अमेरिका में बिल्कुल अलाउड है, बहुत देशों में अलाउड है। तो उस बहाने से आप सर्टिफिकेशन के बहाने से हमारा कॉर्न, हमारी मक्की, हमारी सोयाबीन अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हैं। अभी भी आप देखिए जो हार्वर्ड लटनिक हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया हैज़ 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, बट वी कांट सेल देम कॉर्न। हम उनको मक्की नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते हैं? क्योंकि वो जीएमओ है। हालांकि इंडिया में इतनी मक्की खाई भी नहीं जाती है। मक्की इंडिया में ज़्यादा पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम लोगों की भी कुछ ज़्यादतियाँ हैं। अगर आप जीएमओ की बात करें तो जितना हम दूध पीते हैं, दही पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पनीर खाते हैं, पनीर आजकल बहुत पॉपुलर है, ये सब हमारी गाय से निकलता है। हमारी गाय भैंस वही दूध देती हैं जी। वो जो फीड खाती हैं, सारे कैटल फीड में बिनोला होता है जिसको कहते हैं, जो कॉटन सीड होता है। उसके बिना तो सीड वो बनता नहीं, फीड जिससे अच्छा दूध बने और अच्छा फैटी दूध बने गाय का। सब कैटल फीड के अंदर बिनोला होता है, कॉटन सीड होता है जी। भारत में जितनी कॉटन उग रही है, 90-85-95% कॉटन जो है वो बीटी कॉटन है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है जी। तो उसी का वो सीड है। अब आप कहते हैं नहीं हमारे नॉन फूड प्रोडक्ट में है, वो तो कॉटन में है, लेकिन जो उसका जो बीज है उसी बीज को आपकी गाय खा रही है और फिर दूध दे रही है, वो तो हम आराम से पी रहे हैं। तो हमारी भी एक हिपोक्रेसी है और हम भी एक तरह से साइंटिफिकली दकियानूसी हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कसूर है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपना माइंड चेंज किया और भारत में रिसर्च में एक सरसों का नया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बना है जी। ये डॉक्टर वीएस पेंटल हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, भारत के जाने माने बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चर हैं। उनकी एक लैब है, बेचारे 20-25 साल से उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं वो और उनकी टीम, और उन्होंने ये बीज डेवलप किए हैं भारत में, भारत की कंडीशंस के लिए सरसों के, और उसको कम से कम ट्रायल के लिए तो अलाउ करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के लिए भी रोका हुआ है उसको, क्योंकि मोदी सरकार ने ट्रायल अलाउ कर दिया, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब वो किसी न किसी बहाने से तारीख पे तारीख उस पर पड़ती जा रही है। तो ये सारी बातें ट्रम्प भी और उनकी सरकार भी अब कह रही है, ये क्या तरीका है, या आप ग्लोबलाइज करो या आप ग्लोबलाइज मत करो। और ये जो बैरियर्स आपने डाले हैं, ये आप बहाना लगाते हो इन सब चीज़ों का। आपका आइडिया ये है कि आप अपने किसान की प्रोटेक्शन करो, आप अपने इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन करो। सो इनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। एक तो टैरिफ होता है कि आपने 30% टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी, कस्टम्स ड्यूटी भारत में, अमेरिका में टैरिफ बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपने कोई और बहाना लगा दिया कि आपकी वाइन आई, लेकिन आपकी वाइन में लगता है कि आपने अपने अंगूर के ऊपर पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो इसलिए आपकी वाइन अलाउड नहीं है। आपकी चीज़ आई, लेकिन हमको शक है
कि आपकी जो गाय ने जो चारा खाया था उसके अंदर और गायों का अंश भी था, तो वो रिजेक्ट हो गया। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हमारी JNPT वगैरह में सैकड़ों टन स्विस चीज़ और फ्रेंच चीज़ बर्बाद हो रहा है बैठा हुआ, क्योंकि कस्टम्स से किसी न किसी बहाने से क्लियर ही नहीं कर रही है। तो ये सब बातें हैं जो कि हमारे यहाँ भी एक बिजनेस में, ट्रेड में कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जैसे आपकी नहीं, किसी की भी आर्टरीज को या धमनियों को, वेन्स को क्लॉग कर देता है। तो ऐसे हमारे यहाँ जो ट्रेड की जो आर्टरी है वो भी क्लॉग्ड है ऐसी बहुत चीज़ों से। तो ये मेरे ख्याल ट्रम्प की तरफ से एक धक्का भी है कि इसको आप खोलिए। जी शेखर, 2 और सवाल लूँगी। प्रियांक शाह पूछ रहे हैं कि प्लीज़ हैदराबाद में वनों की कटाई, छात्रों की गिरफ्तारी और तेलंगाना में कांग्रेस को कवर करें, वो बोल रहे हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पे, मैं उनसे बात करूँगा, प्रसाद निचना मेतला, और एक यूसुफ लसानिया, वो भी वहाँ से लिखते हैं। उनका एक आर्टिकल हमारे यहाँ छपा भी है, उसका लिंक हम आपसे शेयर कर लेंगे। लेकिन आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है, इस पे हम और ध्यान देंगे। अगला सवाल शेखर कार्तिक पराशर का है। बोले CAG के अनुसार BSNL ने 2014 से जियो को 1757.56 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए बिल नहीं भेजा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अब ये मुझे नहीं पता कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और BSNL को बहुत साल पहले प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था, या कम से कम उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट तो कर देना चाहिए था। आज वो एक तरह की डेड कंपनी है। उस डेड कंपनी में जैसे मुर्दे में फिर से फूंक भरी जा रही है, जो मोदी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आता है। और फिर एक तरह खबर आ जाती है एक दिन कि BSNL को फ़ायदा हुआ। फिर आप ध्यान से देखिए, ऑपरेशंस तो कोई खास है नहीं, फ़ायदा कहाँ से हुआ? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये फिर से आप देखेंगे हेडलाइन भी अपने स्क्रीन पे, लेकिन ये एक फिर से हमें याद दिलाता है कि सरकार को बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर मैं 500वीं बार बोल दूंगा, जो कि बीजेपी वाले खुद ही कभी कहने से नहीं थकते हैं। वो क्या है? जिस देश का राजा व्यापारी, उसकी प्रजा भिखारी। तो राजा को इस बिजनेस से, इस व्यापार से सब निकल जाना चाहिए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत और दूसरी बात ये कि मैंने देखा आपके एक दो हमारे देखने वालों को बहुत सीरियसली, संजीदगी से लेते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे आपके तो पाँव नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, आप स्टूडियो के अंदर नंगे पाँव बैठे हैं, और देखिए विवेक रामास्वामी का क्या हुआ। तो इसका मैं जवाब दूंगा 2 बातों में। एक तो ये कि ये जो हमारा फर्श होता है स्टूडियो का, ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसके ऊपर हम जूते पहन के नहीं आ सकते। अगर मैं इस पे हम अपूर्वा सब लोग जूते पहन के आए और घूमें तो इस फर्श के ऊपर डैमेज होती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अमेरिका में लोग आमतौर पे बंद जूते पहन के रहते हैं। भारत में हम चप्पल, सैंडल, फ्लोटर बहुत पहनते हैं और बहुत इनफॉर्मल भी हैं। और जो विवेक रामास्वामी का क्रिटिसिज्म हुआ, वो एक तरह से रेसिस्ट भी क्रिटिसिज्म था। अगर कल को ये, तो अब उनका ये हुआ कि इंटरव्यू के अंदर वो नंगे पैर बैठे हुए हैं। बहुत भारतीय नंगे पैर घर में बैठते हैं। हमारी कल्चर है, अपने आप ड्राइंग रूम में आप जूते पहन के थोड़ा बैठेंगे। कुछ होते हैं, जैसे देवानंद थे, अपने ड्राइंग रूम के अंदर भी बैठते थे, तो बिल्कुल पूरे जूते पहन के अपने तरीके से। और वो कभी उन्होंने लाइफ में लेसेस के बिना जूते नहीं पहने, प्रॉपर जूते, और गले में भी कुछ बांध के। तो वो तो एक देवानंद थे। लेकिन आम भारतीय लोग जो है, अपने घर में हम कोई मेहमान भी आए तो अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में हम बिना जूते के ही बैठते हैं। तो विवेक रामास्वामी का जो क्रिटिसिज्म हुआ वो गलत था। कल आप सोच लें कि वो तो तमिल है, कल को आप सोच लें कि अमेरिका में कोई देख ले कि वो सापड़ खा रहे हो अपने तरीके से, तो फिर अमेरिका में क्या कोहराम मचेगा, खास करके मेगा अमेरिका में। तो उसके अंदर काफ़ी रेसिज्म भी है, जो कि हर कल्चर को वो लोग नहीं समझते हैं। तो उससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कल को कोई बोले आपने टाई नहीं पहनी, जैसे पीछे बढ़ गए ज़ेलेंस्की के कि आप क्या कपड़े पहन के आ गए। हम लोग तो उतने अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, जो मर्जी पहन के रहते हैं। तो इन बातों का इतना महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर
स्टूडियो में जूते नहीं पहनना ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप आवाज़ सुने इसकी, ये एक कच्चा फर्श है, इस पे अगर हम जूते लेके आए तो उसमें डैमेज हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शेखर। और इससे ये भी पता चलता है हमें कि हम आपके सारे कमेंट्स बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक कमेंट हमें याद रहता है, तो आप हमें कमेंट करके भी बताते रहें और अगर आप आपके देखिए स्टूडियो में आमतौर पे हमारे एक रंग होता है ना, इसे क्रोमा स्क्रीन कहते हैं, फिर उसके ऊपर आप जो मर्जी डाल सकते हैं, तो वही रंग दीवारों का है, वही रंग फर्श का है, तो उसमें अगर खरोच पड़ जाए तो उससे लाइट जैसे रिफ्लेक्ट होती है वगैरह वगैरह, उस सब का फर्क पड़ता है। तो हम सभी यहाँ स्टूडियो में बिना चप्पल के ही शूट करते हैं ज़्यादातर। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड अब यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा।